Potentiometer. Potentiometer हम लेते हैं that it's a device to find potential difference between any two points. But इसका जो use होगा that will be different, like comparing the EMF of a cell, finding the EMF of a cell. उस सब के लिए हम पोटेंशियोमीटर को यूज करेंगे. Yes, तीन एप्लीकेशंस है हमारे सिलेबस में. Finding internal resistance of cell, comparing the EMF of cell and finding the EMF of a cell. तो पोटेंशियोमीटर का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, डिवाइस है नॉर्मल, जिसमें इस तरह से एक आपके पास एक्सक्यूज मी सर. सर वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर सेम होते हैं? नहीं, अलग होते हैं. वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ईएमएफ भी मेजर कर देता है. दोनों में फर्क है ना. सेल की ईएमएफ वोल्टमीटर से मेजर नहीं की जा सकती. तो इस तरह से हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर है एक एबी. इसमें दो सर्किट बनाएंगे. जो मैं ऊपर बना रहा हूँ दिस विल बी कॉल्ड प्राइमरी सर्किट, which consists of a battery, a rheostat. Rheostat क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस. वेरिएबल रेजिस्टेंस. देखा है लैब में कभी कि नहीं देखा कभी? नो सर. नहीं देखा सर. एक दिन मेरे को लगता है सिर्फ क्लास उसी की लगानी पड़ेगी. डिवाइसेस की शक्ल देख लो सबकी. मैं इमेजेस सर्च करके रखूंगा, फिर लगा लेंगे. फिर लैब में नहीं गए दोनों साल. इसीलिए ना, तो इमेजेस निकाल लूंगा मैं सबके, फिर सारी डिवाइसेस दिखा दूंगा. एक दिन वही क्लास रख लेंगे. ये ऊपर वाला जो सर्किट है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट. ये आपका वैसे 12th का प्रैक्टिकल है. प्रैक्टिकल के सिलेबस में है ये. जिस सेल की ईएमएफ निकालनी है उसको यहाँ अटैच किया, और अगेन ये जॉकी. पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है कि इफ स्टेडी करंट मतलब कांस्टेंट करंट फ्लो करती है अगर किसी भी वायर में जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, तो कोई भी दो पॉइंट्स अगर हम उस वायर के लेंगे तो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट बिटवीन दोज टू पॉइंट्स. मतलब अगर मैं रेजिस्टेंस लिखता हूँ किसी वायर की, तो R इज रो L बाई रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितनी हो जाएगी? रो बाई. अगर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होगी या नहीं अंडर गिवन फिजिकल कंडीशंस? कांस्टेंट होगी, बिकॉज़ रो और ए अगर दोनों कांस्टेंट है तो आर भी कांस्टेंट होगा. ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है. अगर मैं पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कितना होगा? We can say it's E is equals to current into resistance per unit length. This is potential difference per unit length. यूनिट लेंथ के क्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो 1 सेंटीमीटर के क्रॉस. अगर कांस्टेंट करंट, मैंने कहा स्टेडी करंट फ्लो करती है इन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब आई और आर अगर दोनों कांस्टेंट है तो ई भी कांस्टेंट होगा. यस. पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ई है, तो एल सेंटीमीटर के क्रॉस कितना हो जाएगा? EL. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ V is proportional to L because E कांस्टेंट है. यही मैंने पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल स्टेट किया था कि इफ अ स्टेडी करंट, पहला पॉइंट, मतलब स्टेडी मिस करोगे तो पूरा प्रिंसिपल गलत है. इफ अ स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, then potential difference between any two points is directly proportional to length of wire between those two points. So V proportional to L. So इसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल.
सो पहले लिख लो पोटेंशियोमीटर हेडिंग, उसका प्रिंसिपल लिखते हैं, फिर उसको प्रूफ करते हैं. सो यू कैन राइट पोटेंशियोमीटर. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर मुझे एक और डाउट है, जैसे एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों एक ही. मिनट यार, एक मिनट. मैंने अभी एमीटर का नाम लिया अभी तक, मतलब वो सब बाद में आएंगे. आप पहले जंप ना करो ना आर्टिकल्स, वो सारा लिंक टूट जाएगा. अभी ओके सर. वोल्ट मीटर एमीटर सबकी कंस्ट्रक्शन करनी है, पर जब हम करेंगे तब पूछना उसके डाउट, अभी बीच में ना लेके आओ. जब तक मैं उसकी फंक्शनिंग पे आ नहीं रहा तो आप उसके डाउट्स बीच में ना ले आओ. सब पढ़ना है हमने, चिंता ना करो. सिलेबस में है सब हमारे, वोल्ट मीटर भी एमीटर भी, और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बनाना है वो भी. सो यू कैन राइट potentiometer. It is a device for measuring the potential difference between any 2 points of the wire. It is a device for measuring the potential difference between any 2 points of the wire. Principle. Principle. It is based on the principle that whenever दोनों वर्ड्स ना अंडरलाइन करना, स्टेडी को भी और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी, नहीं तो एक भी वर्ड मिस करोगे तो वो गलत ही करेंगे इसको. It is based on the principle that whenever steady current flows through wire of uniform cross sectional area, whenever steady current flows through wire of uniform cross sectional area, then potential difference between any 2 points of the wire is directly proportional to potential difference uniform cross sectional area, then potential difference between any 2 points of the wire is directly proportional to length of wire between those 2 points, directly proportional to length of wire between those 2 points. Next heading डालो proof. इस principle को proof करना है. Consider a wire of specific resistance rho. Consider a wire of specific resistance rho and uniform cross-sectional area A. सर शुरू से बताना. कंसिडर अ वायर ऑफ Specific resistance rho and uniform cross-sectional area A. Resistance of the wire of length L. Resistance per unit length is rho by A. The given physical conditions. Wire of uniform cross-sectional area will have constant resistance per unit length. Potential difference per unit length when current I flows as
So IR. This will also be constant. For steady current, E is constant. So the cross-sectional area uniform and current is constant. Then you can say is B is directly proportional to L. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर, आपसे हल्का सा कंसेप्ट बता दो। आपने सर एक क्यों लिया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ? कहाँ तक लिखा आपने? सर लिख मैंने पूरा लिया था सर, मैं जब आप कॉन्सेप्ट बताए थे सर उसके बाद मेरी ज्वाइन हुई थी। मैंने सिर्फ ये कहा था कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होगी बिकॉज रो भी कांस्टेंट है। यस सो सर, रो ठीक वन ए कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है तो दैट विल बी करंट इनटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ओके सर। करंट इनटू आई कांस्टेंट लिया हमने बिकॉज स्टेडी करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिफॉर्म एरिया, तो आई और आर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट हो जाएगा। और फिर ओके अगर E कांस्टेंट है मतलब 1 सेंटीमीटर के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस E है तो L सेंटीमीटर के क्रॉस इट विल बी EL। ओके सर, समझ। अब इसको यूज कैसे करना है? पोटेंशियोमीटर का सर्किट बनाएंगे पहले। ये रियोस्टेट का सिंबल होता है। करंट मेजर करनी है, एक की लगा लो सर्किट को ब्रेक करने के लिए। जो ऊपर बनाया ये दिस इज प्राइमरी सर्किट और नीचे जो बनाएंगे दिस विल बी कॉल्ड सेकेंडरी। 3 एप्लीकेशन है, एक ध्यान से समझ लोगे तो बाकी दोनों फिर आसान लगेंगे। लैब का एक्सपेरिमेंट है, लैब में भी आप ऐसे ही सेटअप बनाओगे। इस सेल की ईएमएफ हमने निकालनी है और ये हमें गिवन है भी, हमने बैटरी लगाई। इनिशियली जब आप ये सर्किट बनाओगे आपने जिस सेल की ईएमएफ निकालनी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट किया, नेगेटिव जॉकी से किया थ्रू गैल्वेनोमीटर। अगर मैंने जॉकी को इधर टच किया और इस नेगेटिव टर्मिनल में और इस पॉइंट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो करेगी। अगर इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो आप जॉकी को स्लाइड करना शुरू कर दोगे। एक पॉइंट आएगा जब इन दोनों में, इस नेगेटिव टर्मिनल में और जहां पे जॉकी को टच किया, जब इसमें करंट 0 होगी मतलब इन दोनों की पोटेंशियल सेम हो गई। जे की और नेगेटिव टर्मिनल की पोटेंशियल सेम है, ए की और पॉजिटिव टर्मिनल की सेम ही होगी बिकॉज ये वायर से कनेक्टेड है। तो ए की पोटेंशियल है सेम एज पॉजिटिव टर्मिनल। क्या हुआ सर? आपकी बीच में आवाज कट गई थी जॉकी के बाद। मैं दोबारा बता दूंगा ज्यादा। ए की पोटेंशियल सेम एज पॉजिटिव टर्मिनल और जे की पोटेंशियल सेम एज नेगेटिव टर्मिनल। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या था? ईएमएफ क्या था? ईएमएफ सर जब करंट ना फ्लो करे सर तब जब करंट ना फ्लो करे तब जो ना फ्लो करे बैटरी में। बैटरी के थ्रू।
मैंने इसको इसी मेथड पे बेस्ड किया। अगर इधर करंट फ्लो नहीं कर रही गैल्वेनोमीटर में से, तो सेल में से भी नहीं करेगी, बिकॉज ये सारे सीरीज में लगे हैं। यस यस सर। तो अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट जीरो कर दी, मतलब सेल में से करंट जीरो होगी। सेल में से करंट जीरो होगी तो उसके दो टर्मिनल्स के बीच में जो डिफरेंस इन पोटेंशियल होगा, दैट विल बी ईएमएफ। पॉजिटिव टर्मिनल की पोटेंशियल है सेम एज ए, नेगेटिव टर्मिनल की पोटेंशियल है सेम एज जे। इसका मतलब जो ए और जे में पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ ऑफ द सेल है। यस यस सर। अगर ये लेंथ एल है, नल पॉइंट लेंथ जहां पे करंट जीरो हो गई, तो ईएमएफ ऑफ द सेल को मैं लिख सकता हूँ ईएल। यस ई इसमें क्या है? ई इसमें क्या, अभी पीछे डेरिवेशन जो की थी उसमें ई क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो यहां से अगर मैं पूछूं ई की वैल्यू कितनी है, इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कितना होगा एबी में? एबी में करंट इस सेल के कारण फ्लो कर रही है या ऊपर वाली बैटरी के कारण कर रही है? ऊपर वाली बैटरी। तो कितनी करंट फ्लो करेगी? आई कितना होगा? रियोस्टेट की रेजिस्टेंस लेट इट बी RH, तो करंट कितनी फ्लो करेगी? टोटल ईएमएफ इस ऊपर वाले लूप में कितनी है? सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है रियोस्टेट की रेजिस्टेंस प्लस एबी वायर की रेजिस्टेंस। EMF is, sorry, potential difference per unit length is current into resistance per unit length. Current is resistance per unit length is बिकॉज इसी वायर की रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लेनी है ना, तो इसकी रेजिस्टेंस अगर RAB है तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज RAB अपॉन लेंथ LAB. EMF of a cell is EL. E is V upon इस पे एक न्यूमेरिकल हर साल एंट्रेंस एग्जाम में आता है और बोर्ड में भी आता है। 3 मार्क्स में, एंट्रेंस एग्जाम में तो एक क्वेश्चन आता है। ये रिलेशन देखो, ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा? पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पहले दोबारा से समझो। हमने नल पॉइंट निकालना है जब इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगी, मतलब करंट ये ऊपर वाले लूप में फ्लो करेगी, नीचे नहीं करेगी। हमने ऊपर प्राइमरी सर्किट बना लिया, हमने उसके बाद जिस सेल की ईएमएफ निकालनी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल को जॉकी से टच किया। जॉकी जब वायर के किसी भी पॉइंट पर टच करेगी, अगर इस पॉइंट में और इस नेगेटिव टर्मिनल में डिफरेंस इन पोटेंशियल होगा तो गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो करेगी। गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो करेगी तो हम जॉकी को स्लाइड करना शुरू कर देंगे। किस तरफ स्लाइड करेंगे? जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन बढ़े या कम हो। तो हम इसको मूव करके देखेंगे किधर इसके डिफ्लेक्शन कम होती है। जिधर डिफ्लेक्शन कम होती है उधर मूव करते जाओगे, एक स्टेज आएगी जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होगी। गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होगी मतलब जे की और नेगेटिव टर्मिनल की पोटेंशियल सेम है, ए और पॉजिटिव टर्मिनल की सेम है, मतलब इसके क्रॉस जो ईएमएफ है वो वही होगी जो ए और जे में पोटेंशियल डिफरेंस है। और ए और जे में पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना? अगर ये लेंथ एल है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू द सेल, बिकॉज़ ई निकालना पड़ेगा हमको, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कितनी है। अब करंट ये ऊपर वाले सर्किट में फ्लो कर रही है तो करंट कितनी होगी? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दो, एक है रियोस्टेट की रेजिस्टेंस और एक इस वायर की रेजिस्टेंस। आइडियल एमीटर्स की रेजिस्टेंस को हम जीरो लेते हैं, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दी नहीं है, तो हमने करंट निकाल ली कि करंट इज V अपॉन RH प्लस RAB और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल लेंथ। तो EMF हो जाएगी EL, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। मतलब अगर आपको प्राइमरी सर्किट वाला डेटा पता है, अगर आपको V पता है, RH पता है, RAB पता है, बिकॉज नॉर्मली रियोस्टेट की रेजिस्टेंस तो हमें निकालनी आती नहीं, ओम मीटर लैब में नहीं जनरली होता,
तो हम इसकी जगह वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं ताकि हमें रियोस्टेट की रेजिस्टेंस पता हो, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। आरए बी अपॉन लेंथ हमें पता है, और स्मॉल एल अगर हमने निकाल लिया तो वी कैन फाइंड द ईएमएफ। इसमें भी सेम वही कंसेप्ट आएंगे। जॉकी शुड नॉट बी प्रेस्ड हार्ड, प्रेस हार्ड करोगे तो इट विल चेंज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमने कहा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए। अच्छा, अगर पोटेंशियल आपको एक क्वेश्चन आता है, जनरली वाइवा में पूछते हैं जब प्रैक्टिकल होता है, कि अगर नल पॉइंट नहीं आता वायर पे तो इसका मतलब क्या है? इफ देयर इज नो नल पॉइंट ऑन द वायर, आपने जॉकी को पूरा एक एंड से दूसरे एंड तक स्लाइड करके देख लिया, नल पॉइंट आया ही नहीं, वो किस केस में पॉसिबल है? मेरे को ये बताओ, इस वायर के क्रॉस, AB के क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस वायर के क्रॉस किसने क्रिएट किया? वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका कॉज क्या है? मेन से क्या? जो ऊपर वाला सेल है वो। तो कितना हो सकता है मैक्सिमम? वी से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता यार, वी के कारण तो है वो। वी भी कब होगा? अगर मैं स्मॉल एल को एल भी ले लूं, RH को 0 कर दूं, कि रियोस्टेट की रेजिस्टेंस 0 कर दूं और ये मैक्सिमम लेंथ ले लूं एल भी, तो फिर ये E = V आ जाएगा। बेसिकली इस वायर के क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस V हो सकता है। मान लो ये 2 वोल्ट की बैटरी और नीचे 3 वोल्ट का सेल लगा दिया, तो नल पॉइंट आएगा? नो सर। बिकॉज वायर के क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो ही 2 वोल्ट सकता है, तो नहीं आएगा। दूसरा, अगर आपने टर्मिनल गलत ज्वाइन कर दिया, टर्मिनल गलत ज्वाइन कर दिया मतलब जहां से इस प्राइमरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया था, अगर मैंने इसका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, यू विल नॉट गेट अ नल पॉइंट। फिर आपके पास नल पॉइंट नहीं आएगा, बिकॉज आपने नेगेटिव टर्मिनल इधर, इधर पॉजिटिव जोड़ा और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करिए, पोटेंशियल कम होना था, हमने इधर लार्जर टर्मिनल ज्वाइन कर दिया। 2 रीजन होते हैं सिर्फ, कि यहाँ तो हमारे प्राइमरी सर्किट की बैटरी की EMF सेकेंडरी सर्किट वाले EMF से कम है, दूसरा हमने टर्मिनल गलत ज्वाइन किए हुए हैं। लैब में जब आप प्रैक्टिकली इसको करोगे तो यू विल फाइंड नंबर ऑफ इश्यूज। आपकी कई बार रीडिंग ही नहीं आएगी। रीडिंग ना आने का एक ही रीजन होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपने कनेक्शन लूज रखा, एक भी कनेक्शन लूज हुआ तो रीडिंग नहीं आएगी, बिकॉज वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। अगर मैं पूछूं लीस्ट काउंट डिवाइस का क्या होता है? लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस हम किसको बोलते हैं? मिनिमम एरर। लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस इज मिनिमम वैल्यू जो वो डिवाइस मेजर कर सकती है। अच्छी डिवाइस कौन सी होती है? लीस्ट काउंट स्मॉल हो या लार्ज हो? स्मॉल। तो इसका लीस्ट काउंट कम कैसे कर सकते हैं? इस डिवाइस का लीस्ट काउंट कैसे कम हो सकता है? लीस्ट काउंट होगा 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी वैल्यू कम होगी अगर मैं लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर बढ़ा दूं। तो आपके स्कूल्स में 2 तरह के पोटेंशियोमीटर हो सकते हैं। कुछ स्कूल्स में 1 मीटर लेंथ वाले पोटेंशियोमीटर। 1 मीटर लेंथ मतलब ये वायर AB की लेंथ 1 मीटर है, कुछ में 4 मीटर लेंथ वाली वायर। तो 4 मीटर वाले का लीस्ट काउंट जो है वो कम होता है, वो बेटर डिवाइस होती है। 4 मीटर मीन्स हाउ मेनी फीट रफली? 4 meter is how many feet roughly? यार ये मैं बताऊंगा। 4 मीटर कितने फीट होता है लगभग? अप्रोक्सीमेट पूछो, मैं तो एग्जैक्ट पूछ भी नहीं रहा। कितना? वॉइस नहीं आई मेरे को ठीक। आपने कुछ बताया बट कितना बताया? सर 13। रफली 13 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 13 फीट से। तो इतना बड़ा पोटेंशियोमीटर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे?
इस वायर को zigzag लगा देते हैं, रहता है 1 मीटर का या पोटेंशियोमीटर, बट वायर ऐसे लग जाती है। और कॉलेज में जाओगे तो यही 10 वायर्स लग जाएंगी, 10 मीटर लेंथ वाला पोटेंशियोमीटर बन जाएगा। सो बहुत सारे, फिर आप जब प्रैक्टिकल पढ़ोगे, फाइल लिखोगे, तो आपको फिर इसके एरर्स भी पढ़ाएंगे कि इसमें एरर किस रीजन से हो सकता है। बिकॉज वायर जब आप टाइट करते हो तो ए बी, जहाँ एंड करेक्शन मतलब एंड्स पे थोड़ी सी वायर दबी होती है स्क्रूज के नीचे, उसकी रेजिस्टेंस हम कंसिडर नहीं कर रहे। सो बट वो प्रैक्टिकल का काम है। ये देखो, ये समझ में आया ईएमएफ कैसे निकाली है? सर इसमें नीचे वाले सेल की वजह से करंट क्यों नहीं होगी एपी वायर में? बिकॉज नीचे वाला सेल हमने लगाया जॉकी के साथ, और हमने जॉकी को स्लाइड करके इसमें करंट 0 कर दी। अगर Yes, इसमें sir. करंट 0 है तो सेल में भी तो 0 हो गया, सीरीज में लगे हैं ना सारे। ठीक है सर। बिकॉज हमने नल पॉइंट, इसको कहते ही नल पॉइंट मेथड है। नल पॉइंट मेथड है मतलब इसमें गैल्वानोमीटर में से करंट 0 तो सेल में से भी 0। और ये एक सर कई बार सीख क्वेश्चन जाएगी। आते हैं वोल्टमीटर से बेटर मेथड क्या है, बिकॉज वोल्टमीटर ने रीडिंग लेनी है जब भी, तो वोल्टमीटर तभी रीडिंग लेगा जब सेल में से करंट फ्लो करेगी। तो वोल्टमीटर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करेगा, वो कभी भी ईएमएफ मेजर नहीं कर सकता, because this is based on null point method where no current flows through the cell, therefore it is able to measure the EMF. So ये ज्यादा एक्यूरेट मेथड होता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। मुझे वो नहीं समझ आया कि अगर बैटरी को उल्टा लगा दिया फिर नहीं आ पाएगा नल पॉइंट। बैटरी को उल्टा लगा के देखो, मेरे को बताओ जे पॉइंट की पोटेंशियल ज्यादा होगी ए की। नीचे वाला सर्किट देखो, जे पॉइंट करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है प्राइमरी सर्किट से? ए से बी से? ए से बी। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करती है? इंक्रीजिंग पोटेंशियल, डिक्रीजिंग पोटेंशियल? डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो अगर जे की पोटेंशियल ज्यादा है नीचे वाले सर्किट के हिसाब से, ऊपर वाले के हिसाब से ए की पोटेंशियल ज्यादा है, तो वो नल पॉइंट कैसे आ जाएगा? नल पॉइंट तो आ ही नहीं सकता ना। सर जैसे बैटरी चार्ज होगी ना उसमें फिर जैसे क्या? जैसे हमने वो चार्जिंग बैटरी में ऐसे ही बनाया था, तो फिर बैटरी चार्ज करनी हो तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से ज्वाइन करना होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव से ज्वाइन नहीं करना होता। हमेशा बैटरी को पॉजिटिव से ज्वाइन करेंगे और एक सेल की ईएमएफ दूसरे से ज्यादा रखेंगे। सो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। फिर लिखते हैं इसको, वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर लिख लो और हेडिंग और ये डायग्राम बना लो, वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड ड्रॉ दिस डायग्राम। वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसमें आपको कई क्वेश्चन आते हैं, इसमें और मीटर ब्रिज दोनों में, कि व्हाई दिस पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी मेड ऑफ अलॉय, मैग्नेट एंड कांस्टेंट, एंड जनरली दो मटेरियल यूज होते हैं, बट प्योर मेटल की जगह अलॉय की क्यों बनती है वायर्स ऐसी? जैसे कनेक्टिंग वायर्स तो प्योर मेटल की बनती हैं, कॉपर की, तो व्हाई पोटेंशियोमीटर वायर इज मेड ऑफ एन अलॉय, मैग्नेट और कांस्टेंट? सर डिस्टेंस की रेजिस्टेंस होती है क्या? थोड़ी सी मैक्स डिस्टेंस की रेजिस्टेंस वैल्यू थोड़ी बढ़ सकती तो हाई रेजिस्टेंस वाला मेटल लगा लो। कॉपर लगाने को कौन कह रहा है? कोई और लगा लो ना जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। पतली वायर लगा लो, पतली वायर लगाओगे तो रेजिस्टेंस अपने आप ही बढ़ जाएगी। कुछ और रीजन होगा ना कि alloys are preferred as compared to pure metals। सर इनका एरिया सर प्योर मेटल सॉफ्ट होते हैं तो सर उसका सेक्शन वेरी कर सकता है, क्रॉस सेक्शन। ये सारे प्योर मेटल्स तो सॉफ्ट नहीं होते, गोल्ड और सिल्वर होते हैं, सारे प्योर मेटल्स थोड़ी सॉफ्ट होते हैं। एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कुछ प्योर मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल इस पे बेस्ड है कि रो बाय ए कांस्टेंट रहेगा। ए के लिए तो हमने कर लिया, जॉकी को प्रेस नहीं करना, एरिया ना बदल जाए, स्ट्रॉन्ग करंट पास नहीं करनी। रो कब कांस्टेंट रहता है? अगर करंट फ्लो करेगी तो वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस चेंज होती है तो रो बाय ए कांस्टेंट रह सकता है? नहीं सर। लॉयस के लिए
रेजिस्टेंस वेरी नहीं करती टेम्परेचर बढ़ने से, द वेरिएशन इज स्मॉल. मैग्नेन एंड कांस्टेंट एंड जो दो पर्टिकुलर मटेरियल्स वो कहते हैं, they are used because their resistance almost remain constant when current flows through them. इसके लिए हम एक टेक्निकल टर्म आगे जाके बढ़ेंगे, that their temperature coefficient of resistance is small. तो इनकी रेजिस्टेंस वेरी नहीं करती हीट के साथ, इसलिए इनको यूज करते हैं. So you can write potentiometer, working of potentiometer as shown in the figure. If AB is the potentiometer wire, if AB is the potentiometer wire, then primary circuit consists of battery V, battery of EMF V, rheostat, ammeter, and key, all connected in Sir, series. battery Battery, rheostat, ammeter, and key, all connected in series across the potentiometer wire. All connected in series across the potentiometer wire. All connected in series across the potentiometer wire. The cell whose EMF is to be measured with its positive terminal connected to the point A, where positive terminal of battery is connected, the positive terminal of the battery is connected. sir, EMF is to be measured is is positive or terminal of battery. क्या बोला क्या सभी terminal of एक मिनट यार अब. The cell whose EMF is to be measured is connected. The cell whose EMF is to be measured is connected with positive terminal connected to point A. With positive terminal connected to point A. The positive terminal of the primary battery is connected. The positive terminal of primary battery is connected. The positive terminal of primary battery is connected. The negative terminal of the cell is connected to jockey through galvanometer. Negative terminal of the cell is connected to jockey through galvanometer. Negative terminal of the cell is connected to jockey through galvanometer. If jockey is touched to any point on the potentiometer wire, if jockey is touched to any point on the potentiometer wire, current flows through. Current flows through galvanometer. Current flows through galvanometer. We start sliding jockey. We start sliding jockey on the potentiometer wire.
in the direction of decreasing deflection. In the direction of decreasing deflection till we obtain a point where current through galvanometer is zero. Where current through galvanometer is zero. This point is known as null point. And the potential of null point J is same as the potential of negative terminal of the cell. Sir, is same as Potential of negative terminal of the cell. Thus, potential difference between points A and J. Thus, potential difference between point A and J is the EMF of the cell. Mathematically, if L is the null point length, if L is the null point length, then EMF is so V upon RH plus RAB upon LAB into L. इसके आगे लिख लो. Small e also denotes the potential difference per unit length and is the measure of least count. Small e also denotes potential difference per unit length and is the measure of least count. Therefore, to increase the sensitivity of potentiometer, length of potentiometer wire LAB can be increased. Length of potentiometer wire LAB can be increased. तो ये रिपीट करना. Therefore, to increase the sensitivity of potentiometer, length of potentiometer wire LAB can be increased. So ये हमारी first application होगी. Thus potentiometer can be used. Thus potentiometer can be used to measure EMF of the cell. Potentiometer can be used to measure the EMF of the cell. Potentiometer can be used to measure EMF of the cell. Potentiometer can be used to measure EMF of the cell. Second application लिखो. Comparing EMF of two cells. Comparing EMF of two cells. कि अगर दो cells की EMF को compare करना. Comparing EMF of two cells.
ये तो एक सेल की ईएमएफ निकाली, अगर 2 सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना है मेरे को छोटा सा चेंज करना पड़ेगा सिर्फ। प्राइमरी सर्किट चेंज नहीं करेगा तीनों एप्लीकेशंस में। यहाँ पे हम एक की जगह 2 सेल लगा लेंगे। यूजिंग टू वे टैप की। टू वे टैप की का मतलब होता है कि एट अ टाइम एक ही कनेक्ट करना है, एट अ टाइम 2 कनेक्ट नहीं करने। टैप की होती है मतलब सॉर्ट ऑफ सीसॉ की तरह, अगर मैं इधर से एक साइड से प्रेस करूंगा वो दूसरी साइड ऊपर हो जाएगी, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, इधर से करूंगा तो पहले वाला कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो उस तरह की लगाई है। पहले हमने K1 को प्रेस किया तो नल पॉइंट लेंथ आ गई L1, तो वी कैन से दैट E1 इज इक्वल्स टू EL1। फिर हमने K1 ओपन कर दिया, K2 को प्रेस किया तो नल पॉइंट लेंथ आई L2, तो वी कैन से E2 इज EL2, तो रेशो ले लेंगे। So if we know the EMF of two cells, you can compare the EMF। कंपेयर करनी थी तो आपको दो बार ही सर्किट नहीं बनाना, दोनों सेल एक साथ लगा लेने यूजिंग टू वे टैप की। सो दैट एट अ टाइम पहले इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया तो नल पॉइंट लेंथ L1, फिर नीचे से कनेक्ट किया तो नल पॉइंट लेंथ इज L2, और ये फॉर्मूला लगा दिया सिंपल। तो इसको पूरा दोबारा से पेपर में आएगा, आपको एक्सप्लेन करना है जो मैंने पहले उसमें EMF एक्सप्लेन किया कि EMF कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बिकॉज वो सारा दोबारा वैसे ही लिखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल जॉकी से कनेक्ट किया, जॉकी को स्लाइड करेंगे, वो सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर पेपर में आएगा तो। सो डायग्राम बना लो फिर लिखते हैं इसको, कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल्स। कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल्स, ड्रॉ दिस डायग्राम। प्राइमरी सर्किट अनचेंज रहेगा, सेकेंडरी में चेंज किया मैंने सिर्फ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। मुझे लीस्ट काउंट वाला नहीं समझ आया। लीस्ट काउंट क्या होता है? ई बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 मिलीमीटर ले लो तो वो लीस्ट काउंट ही होगा ना। तो ई की वैल्यू कम कब होगी? जब एल बढ़ा दोगे, कैपिटल एल। यस सर, लेकिन जैसे अगर लेंथ 1 मिलीमीटर से कम ले लो तो फिर E इज इक्वल टू EL करके EMF उससे कम भी तो कैलकुलेट हो ही जाएगी। ऐसे सर जैसे अगर L को 1 मिलीमीटर से कम ले लो तो E इंटू L, तो एल EMF को 1 मिलीमीटर से कम ले लें मतलब सर जो लेंथ AJ है, वो उसके नीचे स्केल लगा होता है, स्केल का ही लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, तो उससे कम लेंथ कैसे मेजर करोगे? मतलब ये जो AB वायर लगी है स्केल के ऊपर लगी होती है, स्केल का मिनिमम डिवीजन ही 1 मिलीमीटर होती है। अच्छा ठीक है, लेंथ नहीं मेजर कर पाएंगे। उसके नीचे आपने स्केल नहीं लगाना ना, ऑलरेडी लगा होता है 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट वाला स्केल। ओके सर, इसलिए E की वैल्यू कम होनी चाहिए ताकि लेंथ ज्यादा है। ठीक है तो सर। 1 मिलीमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होना चाहिए। तो ये डेरिवेशंस हैं कि बस प्रैक्टिकल आर्टिकल्स हैं? और ये दोनों में है, ये प्रैक्टिकल्स में भी है और ये थ्योरी में भी है। मतलब थ्योरी में भी ऑलमोस्ट हर साल ही आता है, मतलब सेट होते हैं ना, तो इसकी 3 एप्लीकेशन है, तो वो हर सेट में अलग अलग एप्लीकेशन दे देते हैं। एक में दे देंगे कि ड्राइव द रिलेशन टू कंपेयर EMF, एक में फाइंडिंग EMF, तीसरा आएगा फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सर इनके न्यूमेरिकल्स भी हैं कि बस ये आर्टिकल्स ऐसे हैं? न्यूमेरिकल्स भी हैं। कॉम्पिटिटिव में तो बल्कि इसके न्यूमेरिकल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी पिछले पेज पे फॉर्मूला लिखा था उसी से ही निकलेंगे सारे न्यूमेरिकल, जो लिखा था V/RH + RAB × RAB/LAB × स्मॉल l। तो ये सर हल्दी आपने में आर्टिकल है। हाँ जी। सर आपने जो जैसे सर जो V वाला जो बनाया है सर, इसमें आपने 2 क्यों शो किए हैं?
वो दो मतलब बैटरी के लिए शो कर देते हैं ना, सेल के लिए एक शो करते हैं, बैटरी के लिए दो कर देते हैं। बेसिकली लैब में जब आप करोगे ना एक्सपेरिमेंट, तो आप इसकी जगह कम्युलेटर लगाओगे, मतलब ऐसे नीचे जो लगेगा दैट इज डैनियल सेल और सिंपल वोल्टेज सेल, ऊपर आप एक कम्युलेटर लगाओगे, तो उसका सिंबल होता है वो एक से ज्यादा बनाना बैटरी का। अपनी केमिस्ट्री में ये सब पढ़ा नहीं, शायद 11th के सिलेबस से कट गया मेरे को लगता है ये सब। इनकी इक्वेशंस जो होती थी कि सिंपल वोल्टेज सेल क्या होता है, उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, डैनियल सेल क्या होता है, उसमें केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, नहीं पढ़ा ना ये आपने +1 में? नमस्कार। सही +2 में था। पहले तो ये +1 में होता था, बिकॉज नॉर्मली जब तक हम यहाँ पहुंचते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे हर साल, तो सबने किया होता था ये। मतलब ये फर्स्ट टाइम है कि जब हम यहाँ पहुंचे और किसी ने ये पढ़ा नहीं हुआ सेल्स के बारे में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर रियोस्टैट की जगह कांस्टेंट रेजिस्टेंस लगा देते तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे हमने यूज तो एक ही वैल्यू की है। अभी जब आप आगे इसका प्रैक्टिकल करोगे ना, इसमें आएगा कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, नल पॉइंट शुड बी इन द मिडल। तो उसको मिडल में लाने के लिए वो RH की वैल्यू बदलनी पड़ती है, नहीं तो नल पॉइंट मिडल में नहीं आता। फिर एंड का जो एंड एरर होता है वो एक्सपेरिमेंट में बढ़ता जाएगा जितना वो कॉर्नर पे जाता जाएगा। वो सब प्रैक्टिकल रीजंस होते हैं कि ऐसे क्यों करते हैं। और रियोस्टैट लगाते भी नहीं हम, उसकी जगह पोस्ट ऑफिस बॉक्स या वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे। सर एक बार एंड करेक्शन दोबारा बता दो। वो जो करेक्शन होती है AB वायर, सिर्फ AB वायर नहीं होगी ना, A पे स्क्रू है, B पे भी स्क्रू है, तो स्क्रूज के नीचे भी तो कुछ वायर दबी होती है, ऐसे कैसे जोड़ दोगे आप? स्क्रूज के नीचे वायर होती है कसी, देखी कभी कोई भी वायर? किसी वायर को कभी स्क्रू में लगाया है यस। जिंदगी में कभी? तो सर स्क्रू जैसे के नीचे वायर होती है। स्क्रू के क्रॉस टर्न ही तो करना है उससे। हाँ, तो टर्न के ऊपर वायर की लेंथ यूज नहीं होगी, तो उसकी रेजिस्टेंस लेनी नहीं चाहिए हमें। हम तो सिर्फ AB वायर की ले रहे हैं, दो स्क्रूज के बीच में डिस्टेंस। ओके सर, ठीक है वो सर। प्रैक्टिकल रीजन होते हैं, मतलब वो थ्योरी में चीजें नहीं पूछते, बट हाँ वो प्रैक्टिकल में पूछ सकते हैं आपको ऐसी चीजें। So you can write to compare the EMF of two cells. To compare the EMF of two cells having EMF E1 and E2. To compare the EMF of two cells having EMF E1 and E2. We connect both the cells in the secondary circuit. We connect both the cells in the secondary circuit using two-way tap key. Using two-way tap key. Using two-way tap key. If K1 is pressed, K2 will be open. If K1 is pressed, K2 will be open. And the null point length is L1. And the null point length is L1. Therefore, EMF of first cell is, first equation लिख लो, E1 is equal to small e into L1. EMF of first cell is E1 is equal to small e into L1. If we press key K2, इसको K2 कर दो, दोनों को K1 लिखा हुआ है.
If we press key K2, null point length is L2. If we press key K2, null point length is L2. Null point length is L2. Therefore, null point length is L2. Therefore, EMF of the second cell is E2 is equal to small a into L2. Dividing 1 by 2. E1 by E2 is equals to L1 by L2. Thus, if we know the ratio of two सर null आपने point ईएमएफ ऑफ द सेकंड सेल के बाद क्या बोला था? L2, EMF of second cell is E2 is equal to EL2. Thus, dividing 1 by 2. Dividing 1 by 2. E1 upon E2 is equals to L1 upon L2. Thus, from the ratio of null point lengths, we can compare the EMFs. Thus, from the ratio of null point lengths, we can compare the EMF. The third application, finding internal resistance of the cell. Finding internal resistance of the cell. Consider a cell. Consider a cell of EMF E. And having potential difference V. If it is connected across external resistance R, if it is connected across external resistance capital R, if it is connected across external resistance capital R, potential difference and current are related as. Potential difference and EMF are related as. Relation क्या था V और E में? V is equal to E minus IR. हमने R निकालना है, तो R को मैं ऐसे लिख सकता हूँ. आप इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो. अगर मेरे को E और V पता है, तो इससे तो E निकलता है. V कैसे निकालेंगे सेल का? मेरे को सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए V पता होना चाहिए. तो V कैसे निकलेगा इस सर्किट से? अगेन प्राइमरी सर्किट सेम, उसमें कोई चेंज नहीं. हमने सेकेंडरी सेल एक लिया,
और नल पॉइंट लेंथ आ गया L1 पे। तो EMF की वैल्यू आ गई। मेरे को अगर V निकालना है इससे, तो V कैसे निकलेगा पोटेंशियोमीटर से? बिकॉज V निकालने के लिए सेल में से करंट फ्लो करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए। सर किसी सेल और लेंथ सर मतलब किसी और लेंथ L2 पे सर जो गैल्वेनोमीटर शो करेगा उससे कर सकते हैं क्या? सर? मैं किसी मतलब सर जैसे लेंथ चेंज करेंगे ना, जो नल पॉइंट के अलावा लेंथ देंगे सर, उनमें पोटेंशियल कितनी सारी वैल्यूज आ जाएंगी, वो थोड़ी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जब करंट फ्लो करिए पोटेंशियल ही सेम नहीं हुआ, तो अब कैसे बोलोगे कि ए और जे का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही सेल का है? नल पॉइंट तो लगना ही लगना है, करंट तो जीरो करनी है। गैल्वेनोमीटर में से करंट जीरो करनी है, पर सेल में से नहीं करनी। सर फिर सीरीज में नहीं लगा सकते दोनों को? मैं अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दूं और एक की लगा दी के, पहले मैंने के को ओपन रखा, के को ओपन रखा तो सेल में से करंट फ्लो करेगी? सर नहीं अगर इसको नहीं रखा, इसको बंद कर दिया तो इधर करंट फ्लो करेगी। हाँ जी सर। पर नल पॉइंट निकाला तो मतलब अब सेल में से करंट फ्लो कर रही है, नल पॉइंट निकाला मतलब इन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल सेम है, नेगेटिव इस पॉइंट की और J2 की, और पॉजिटिव की और ए की सेम है। तो L2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस या EMF? जब करंट फ्लो कर रही है, नेगेटिव की पोटेंशियल सेम है J2, पॉजिटिव की सेम है A, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया दैट वुड बी V और E। सर ई EMF पहले नल पॉइंट लेंथ निकाली वो आई L1, बाद में आई L2, रेशियो आ गई है। तो अगर मेरे को L1 L2 और कैपिटल R पता है, यू कैन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आपको सिर्फ इतना करना था कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देनी है सेल के क्रॉस, तो सेल में से तो करंट फ्लो करेगी, पर गैल्वेनोमीटर में से नहीं करेगी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड J2 होगा, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस एंड नॉट द EMF। सर मुझे समझ नहीं आ रहा सर। क्या नहीं समझ आया? अगर मेरे को ये बताओ, जब इधर से करंट फ्लो कर रही है और इन दोनों की पोटेंशियल सेम है, बिकॉज ये नल पॉइंट है, यहां से हमने करंट जीरो कर दी, इन दोनों की पोटेंशियल सेम, इन दोनों की सेम, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है या E है? सर वो तो समझ आ गया, लेकिन रेजिस्टेंस लगाने से करंट कैसे फ्लो करने लगेगा वो नहीं समझ आ रहा। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते कितने दिन हो गए? मेरे को बताना। मेरे पास ये एक सेल है, ये रेजिस्टेंस है, ये मैंने सर्किट बनाया, इसमें से करंट फ्लो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और हमेशा ही करेंगे यार, इन दोनों में डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल नहीं है तो इन दोनों में भी है, तो किसमें करंट क्यों नहीं फ्लो करेगी? अब तो बिल्कुल बेसिक 9th वाले 10th वाले कंसेप्ट पे चले गए कि सेल के क्रॉस रेजिस्टेंस लगाई तो उसमें करंट क्यों फ्लो करेगी? उसमें तो करेगी हमेशा, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो 10th से कि रेजिस्टेंस के क्रॉस सेल लगाया तो करंट फ्लो करेगी। जब मैंने इस की को ओपन कर दिया तब नहीं करेगी, तब ये दोनों सीरीज में है। ऐसे लगाने से अब सेल और गैल्वेनोमीटर सीरीज में है या नहीं? जब मैंने की को क्लोज कर दिया नहीं, तो फिर अब इन दोनों में सेम करंट जरूरी तो नहीं है, इधर से तो फ्लो कर रही है, इधर से नहीं कर रही है आगे। समझ आ गया सर, वो मुझे सीरीज में लगना था। ठीक है सर। So you can write finding EMF of a cell. पहले तो ये रिलेशन लिख लो, यहां तक लिखना बस, बॉक्स तक, ये मत लिखना। Don't write this. हमने लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF आर रिलेटेड एज, ये स्टेप लिख लो। पढ़ाई थोड़ी सी कम हो रही है या बैकलॉग इकट्ठा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है?
मेरे को लग रहा है कि थोड़ी सी कम हो रही है आजकल. So you can write to find the internal resistance. A cell of EMF E is connected in. A cell of EMF E is connected in external circuit. A cell of EMF E is connected in external circuit. External circuit using external resistance R and key. Initially when the key is open, and initially when the key is open and no current flows through galvanometer, सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो. इंटरनल रेजिस्टेंस initially आर के when बाद the क्या key बोल रहे हैं? is open, initially when the key is open and null point is obtained, initially when the key is open and null point is obtained, no current flows through, no current flows through galvanometer and null point length L1 measures the EMF and null point length L1 measures the EMF. There is E is equal to small e into L1. EMF E is equal to small e into L1. The same experiment is repeated with key closed, with key K closed. The same experiment is repeated with key K closed. And the null point is obtained. In this case, although current through galvanometer is zero, in this case, although current through galvanometer is zero, current through cell is not zero. Current through cell is not zero. And it measures the potential difference. And it measures the potential difference. Current through cell is not zero and it measures the potential difference. If null point length is L2, then V is equal to E into L2. Substituting the value. So L1, L2 पता है, R पता है, तो you can find the internal resistance. So you can write this by measuring the value of. Yeah, thus by knowing the value of L1, L2 and capital R, we can find the internal resistance. We can find the internal resistance. We can find the internal resistance.
नेक्स्ट टाइम करते हैं। किरचॉफ्स की सेकेंड असाइनमेंट अभी सिर्फ 2-3 लोगों ने किया, उसको खत्म करो, बिकॉज थर्ड असाइनमेंट आज मैं ऐड कर दूंगा। सर तो एक बार वो संडे डायग्राम दिखा दो। क्या चीज? सर डायग्राम दिखा दो एक बार, वो छूट गई। और आपका वेडनेसडे मॉर्निंग टेस्ट रखेंगे कैपेसिटेंस का, क्लास के टाइम पे नहीं, क्लास तो लगेगी, वेडनेसडे मॉर्निंग में रखेंगे, इसलिए उसको पढ़ लो। मॉर्निंग स्कूल होता है कितने बजे तक? 12:30। तो 12:30 दे देना, उसमें क्या है, मतलब इस बैच के टाइम पे नहीं रखना, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, रात को दे देना 10 बजे 11 बजे, जितने बजे तक जागते हो। तो वेडनेसडे को टेस्ट देना है सबने कैपेसिटेंस का। सर संडे ऑफ कर दिया करो, फिर काफी काम रह जाता है करने वाला इकट्ठा। मैंने तो बोला है जब बैकलॉग इकट्ठा हो, अब आपका यहाँ तो आप पढ़ते नहीं है, बैकलॉग नहीं होता, मेरे को नहीं पता क्या रीजन है। हाँ, आप काम खत्म करो, कल का दिन ऑफ ले लो संडे की जगह, कल नहीं लगाते क्लास, बट किसी के डाउट्स हो तो पूछ लेना मेरे से, और ट्यूसडे लगा लेंगे। सो बिकॉज बहुत दिन से ऑफ नहीं लिया, तो कल का दिन ऑफ ले लो। पर किरचॉफ्स की असाइनमेंट करनी है, सेकेंड और थर्ड भी आज मैं ऐड कर दूंगा। तो अगर सेकेंड असाइनमेंट कल सबमिट कर दोगे तो कल का दिन ऑफ दे दूंगा, नहीं करोगे तो क्लास लगाऊंगा।